हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अजहर ऑफिशियल व्यूअर्स। मेरे साथ आज ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली मौजूद हैं और ये डिफेंस एनालिस्ट तो हैं ही, लेकिन इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो है डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन पाकिस्तान व्हेन ही वाज सर्विंग इन द आर्मी। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने करीब से देखा है दहशतगर्दी को किस तरीके से डील किया जाता है और डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ क्लोजली काम करके और अफ़गानिस्तान के एरिया में ख़ास तौर पे काम करके इनको ज़मीनी हक़ाइक़ का उस तरह पता है जिस तरह शायद मैं और आप ना जानते हों। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो वापस आई है, क्या कभी हम सही मानों में इससे निजात हासिल कर सकेंगे? थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पेशावर अटैक हुआ है ये तो एक बड़ा वाकया हुआ है, लेकिन तकरीबन 3-4 महीने से हम सुन रहे थे कि केपी में दोबारा से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कुछ लोग आ रहे हैं जिनके पास असला भी है, और उस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उस पे जो वजीर दिफा हैं वो ये कहते रहे कि ये तो प्रोविंशियल मसला है, आप इसको खुद हल करें। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कौन लोग थे जो वापस आ रहे थे, और उसके बाद ये बताइए कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या फेडरेशन का मसला होता है या प्रोविंस उसको खुद हैंडल करती है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत 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 शुक्रिया जुनैरा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच यू आर डिस्कसिंग एंड इट्स अ वेरी इंट्रिगिंग क्वेश्चन जो आप इस वक्त उस के हिसाब से कर रही। असल में जो सोच की बात है वो ये है कि हमारे यहाँ आजकल अगर आप देखें तो पिशावर का जो अटैक है, आपने दो चीजें मैं कहूंगा आपने पॉइंट आउट की है। एक पिशावर का अटैक है, लोगों की वापसी। राइट। अब जो पिशावर का अटैक का लोगों की वापसी है, ये है तो इंटरकनेक्टेड, लेकिन हैं दो डिफरेंट चीजें। क्योंकि अगर आप लोगों की वापसी की बात करते हैं तो वो जो आप लोगों की वापसी की बात कर रहे हैं वो वापसी नजर आई थी सवात से लेके कालाम और कलाम से लेके नीचे तक उस इलाके में। राइट। यानी वो लोग जो इलाकों से जहाँ पे वापस गए थे वो नोटिस किया गया था कि उनमें से कुछ लोग आए हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा वाक्य, एक और वाक्य भी हुआ था उन लोगों के आने के बाद कि कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो पुलिस के लोगों को उन्होंने तहवील में ले लिया था। फिर उसके बाद एक जरगा भेजा गया था, क्योंकि कहा यह गया कि उनसे मिल के आए और बताया गया कि वहां पे 5 या 6 आदमी हैं। जब वो कॉन्टीजेंट उधर पहुंचा 6 लोगों का, तो पता चला वहां तो 40 से 45 लोग हैं जिन्होंने उनको बिठा लिया। और वो खबरें आपको पता है सोशल मीडिया में लीक आउट हो गई थी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आई। अब मैं सोच उस वक्त की सिर्फ उस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली, कि सोचने की वो बात थी कि वो वो लोग जो जो सोशल वापस आए मीडिया के उसके ऊपर ऊपर उन्होंने उन मुख्तलिफ लोगों को हॉस्टेज बना के उनको पोस्ट कर दिया था, आप उस वाकये की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। तो वो लोग जो आए हैं वो उस इलाके में मटको ले अपना सवात से लेके और कलाम के दरमियान जो मुख्तलिफ इलाके जो पाकिस्तान फौज ने पहले क्लियर किए थे, बड़ा उसके अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, आपको याद होगा 37 डिवीजन उन सारों का। तो उसमें वो जो लोग थे वो साफ जाहिर है अगर वो हथियार लेके आए थे, और ये एक शुनीद थी, मैं इसका कोई डायरेक्ट मेरे पास इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे सर्कल्स में ये था कि ये लोगों इन लोगों को इजाजत दी गई थी आने की, ऐसा ही कि कहा आए था। अपनी फैमिली से मिले और वापस चले जाएं। अब ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो तकवीत देता था उन उन वाकयात को जो उसके बाद आपको केपीके में वकू पजीर होते नजर आ रहे हैं। और ये जो पिशावर वाला इंसिडेंट है, इसके बाद अगर हम इस पे आए तो साफ जाहिर है कि जो लोग पहले इसको कंक्लूड करेंगे, जो लोग वापस आए थे और जिनकी हम बात कर रहे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर तो वापस नहीं आ सकते। और फेडरल गवर्नमेंट की के अंदर वो अदारे होते हैं जो इस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं या इन चीजों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तो वो चीजें जो हैं वहां पे एक सवाल पैदा होता है कि वो किस तरह फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी से, या अगर फेडरल गवर्नमेंट इतनी इनकेपेबल है या इतनी इल इन्फॉर्म्ड है तो किस तरह वो अदारों से डिस्कनेक्ट है। इसका मतलब उसका कि जी अदारों ने इजाजत दे दी, किसी भी अदारे ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर पुलिस ने दे दी या एफसी ने दे दी, वो आ गए और उनको पता ही नहीं चला। तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मार्क वो इसलिए है
कि उसके बाद जब आप आती हैं तो आपने ये देखा होगा कि केपीके के अंदर तवातुर से दहशतगर्दी के वाकयात हुए, और बिल्कुल। ये पेशावर इंसिडेंट को आप ये कहें ये कल्मिनेशन है। जिस तरह आप अगर तारीख में पीछे जाएंगी तो जो इंसिडेंट है के अपना एपीएस का, वो भी कल्मिनेशन थी कुछ वाकयात की, एग्जैक्टली, वो और कुछ उसमें होते जाके होते वहां तक पहुंचा था ना। जी, उससे पहले आपको याद है बड़ा बेर पे अटैक हुआ था, उससे पहले कराची और मतलब बहुत सारे ऐसे अटैक हुए थे, और फिर उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर लगेंगी, पाकिस्तान फौज भी बदनाम होगी, पाकिस्तान की हुकूमत भी बदनाम होगी। और वहां पे जो इंडियन एम्बेसी में एक शख्स बैठा था अंगारे नाम का, वो पूरे का पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था, और तो वो जो ये जो तालिबान का आउटफिट है, एक तो इसको तहरीक ना कहा करें, ये दहशतगर्द तंजीम है। इस दहशतगर्द तंजीम का एक आउटफिट वहां बैठा हुआ था जो यहाँ से ऑपरेशन कर रहा था, वो कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहा था। तो ये एपीएस का ये वाकया था जहां फूल जैसे लोगों को मुरझाया गया था। अब इससे आगे आ जाए, उस वक्त आपने एक नक्टा बनाई थी और नक्टा को कुछ फ्राइज तफवीज किए थे, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि उस नेक्टा को ना तो दफ्तर दिया गया, ना रिसोर्स दिए गए, ना जो उनका किसने 14 देने थे? पॉइंट फार्मूला था। एडिटर किसने देने थे? ये सिविलियन गवर्नमेंट का काम था। जी बिल्कुल सिविल गवर्नमेंट का काम, यानी वो उनके नेक्टा के जो पहले आईजी थे तारिक परवेज साहब, हम्म। आप हैरान होगी सुन के, तो वो बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, एफआईए के डीजी भी रहे हैं। उनके दफ्तर में उनको दफ्तर दिया गया, वहां एक डेलीगेशन उनसे मिलने आया गर्मियों के दिनों में। तो डेलीगेशन वेस्टर्न कंट्री का था, तो वो बेहोश हो गया था ना उनको, क्योंकि वहां पे उनके कमरे में एसी तक नहीं लगा हुआ था। अब आप मुझे बताइए, उनको कोई रिसोर्सेज देने थे, उनको आपने काम तफवीज किया था कि जो आपने नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनानी है, जो आज आपकी नजर से कोई नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी गुजरी है? कोई पॉलिसी नहीं है, तो कोई फिर, पॉलिसी नहीं तो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां से ये जो चीजें हमारे इनएक्टिवनेस है ना, जो हमारे केयरलेसनेस में कहूंगा, बेइज्जती का आखिरी म्यार जिसको आप कहती हैं, ये जन्म देता है हादसा को किसी भी मुल्क में। जब लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, जब लीडरशिप करप्ट होगी, जब लीडरशिप के अंदर विजन नहीं होगा, जब लीडरशिप चीजों को तफवीज नहीं कर सकेगी, जब लीडरशिप पॉलिटिक्स में सिर्फ इन्वॉल्व होगी, जब लीडरशिप पावर हंग्री होगी किसी भी तरीका कार से, तो वहां पर इस किस्म के वाकयात तवातुर से जन्म लेते हैं। अब आप आइए पेशावर के इंसिडेंट की तरफ। उस वक्त आप वहां से लेके आप चले, उसके बाद आप भूल गए, क्योंकि फौज ने ऑपरेशन इतने इफेक्टिव अच्छा, कर दिए थे। आप नॉर्थ वजीरिस्तान, उसके दौरान मुस्तकिल बन्नू में सीटीडी पे भी उन्होंने हमला किया। सबको पता था उनके पास अमेरिकन असला है, हमारे लोगों के पास असलहा नहीं था। मतलब बेशुमार वाकयात उस दौरान ऐसे हुए जिसको सीरियसली लिया जा सकता था, और फिर पेशावर तक शायद नौबत ना आती। तो क्या वो सारे नहीं मैं, वाकयात, उसकी क्रिमिनल राफे, नेगलिजेंस जो है वो किसके जिम्मे है? जो जिम्मेदारी दहशत गर्दी के सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ें, हम अब उसकी तारीफ में नहीं जा सकते, क्योंकि एक ही उसकी डेफिनेशन है जो यूएनओ ने एस्टेब्लिश की है, जो सबसे ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी ग्रुप, उसकी मुख्तसर से मीनिंग ये है कि एक पार्टी अगर अपने एजेंडे को इम्पोज करने के लिए, वो किसी भी किस्म का एजेंडा हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल। हो, चाहे वो थियोलॉजी, अगर वो उसके लिए हथियारों का इस्तेमाल करते पब्लिक को तबाह बर्बाद करती है, इंस्टीट्यूशन पे अदारों को, तो वो दहशतगर्दी के अलावा। तो अब जब आप इस चीज को देखती हैं, तो फिर तो दहशतगर्दी तो किसी भी तरीक़ेकार से बुनियादी तौर पे फेडरल सब्जेक्ट बन जाता है, और डेफिनेटली। फेडरल गवर्नमेंट उसको हैंडल करने की, उस पर पॉलिसीज बनाने की जिम्मेदार होती है, और फिर उसके लिंकेज जो है वो प्रोविंशियल से या नीचे तक क्रिएट होते हैं। अब हम जिस चीज की आप बात कर रही थी, हम शायद उससे दूर ना चले जाएं, पेशावर का मैं इसलिए थी, जो अटैक पेशावर हुआ। वाला अवॉइड हो अब सकता था। पेशावर के, जी मैं इसमें ये कह रहा हूँ, आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि पेशावर एक इंसिडेंट जो है वो आइसोलेशन में देखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पेशावर के इंसिडेंट से पहले सवाबी में हमला हुआ, पुलिस के पेशावर के सराउंडिंग में पुलिस चेक पोस्ट पे हमले हुए, डेरा इस्माइल खान में हमला हुआ, उसके बनने में। साथ साथ आपने देखा कि बन्नू सीटीडी में हमला हुआ, और उससे थोड़ी पहले चूंकि आपने अमेरिकन हथियारों का नाम लिया है, तो आपको याद होगा बलूचिस्तान में अपना एक एफसी के बेस पे हमला हुआ था, एग्जैक्टली। और वहां पे रात रात के वक्त लेजर गन्स इस्तेमाल की गई थी।
हम्म। 100% अमेरिकन असला इस्तेमाल किया गया था। जी। जो राइफल्स थी, जो गन्स थी, जो ऑटोमेटिक्स थी, वो तमाम की तमाम जो है वो अमेरिकन ओरिएंटेड है। तो ये तो एक चीजें जो है ये कंटिन्यूटी, और ये अमेरिकन असला या अफगान तालिबान के पास रह गया था, क्योंकि जो अमेरिकन असला छोड़ के गए थे, आपको याद है, वो असले का बहुत बड़ा ढेर छोड़ गए, या ये सीआईए प्रोवाइड कर सकती थी। दो ही एजेंसी थी, दो ही, या सीआईए रॉ में से कोई दे या अफगान तालिबान इन दहशत गर्दों को दे। और चूंकि बलूचिस्तान में इस्तेमाल हुआ था, नजर आया था, तो बलूचिस्तान के जितने लिबरेशन ग्रुप है, बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी, लिबरेशन आर्मी, जो अब एक बैनर थले आ गए, वो तमाम के तमाम अफगानिस्तान बेस्ड है। वो ओके। तमाम के तमाम की सेंचुरीज अफगानिस्तान में है। वो ऑपरेशन करते हैं, अफगानिस्तान के प्रोविंसेस में चले जाते हैं। अब वहां से ये चीजें हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में हो रही थी। ये जैसे मैंने आप सर्च किया, केपीके में तवातुर से हो रही थी, पुलिस चेक पोस्टों पे हमले हो रहे थे, बन्नू सीटीडी में हुआ। तो ये पेशावर उसी कॉन्टिन्यूटी में ये जो दहशतगर्द थे, जो बुनियादी तौर पे, अब जैसे आया ना अभी आपके सामने आ गया, जमात उल अहरार का नाम आ गया। और जी। एक और चीज जो गौर कीजिएगा, ये चीजें आपको इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वो शख्स जिसका नाम लिया जा रहा है कि जो इस दहशतगर्दी के में इन्वॉल्व था, खुदकश बॉम्बर जो है, वो जमानत पे रिहा हुआ था, वो पकड़ा गया था पहले, जो जंगजू फिर छोड़े उसको गए थे टीटीपी के। फयाज अहमद जो है वो 2014 में पकड़ा गया था, और वो गिलानी क्रिकेट ग्राउंड मोहम्मद में कुछ लोगों के कत्ल में इन्वॉल्व था, तो उसको ब्रिगेडियर पकड़ा साहब गया। रुकिएगा जरा, यहाँ जरा रुकिएगा। हम लोग जी जी गुडविल में जंगजू छोड़ते रहे हैं क्योंकि नेगोशिएशंस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, जाहिर है कोशिश होती है बातचीत के जरिए मसला हल करने की। बट जब हम उनके कमांडर्स छोड़ देते हैं, हमने इतनी एफर्ट्स करके उनके जंगजू पकड़े होते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि ये वापस आएंगे। अच्छा, ये जो है ना, और फिर वो ये आपके लोकल इसमें भी लोकल बॉडी में आपको मिक्स भी हो इसमें रहे भी हैं, सिविलियंस के साथ रह भी रहे हैं, वो पहुंच भी गए यहाँ तक, ये कैसे हो जाता है? उसमें देखिए, एक तो ये जो स्पेसिफिक इवेंट जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, अयाज मेमन के हवाले से, ये छूटा, ये 2018 में इसको छोड़ा था, जमानत पे ये गया। ये इसको किसने छोड़ा था? आपको याद है चीफ जस्टिस होता था जी, पेशावर हाई कोर्ट पेशावर का, हाई कोर्ट के। बिल्कुल। जो कोविड में मर गया था, जी जी। जिसने परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी वो रोजाना 10 से 12 दहशतगर्दों को छोड़ देता था ऐसा जमानतों ही है। पे। हम्म। मतलब मैं कोई, और ये ही वाज वन ऑफ दोज। तो ओके। पहली बात तो ये, जब इस किस्म के लोगों को आप जस्टिस के सिस्टम से नहीं गुजारेंगे, तो फिर 100 पुलिस वाले तो शहीद होंगे ना, क्योंकि आपने दहशतगर्दों को तकवीत देते हैं लोग यहाँ पे। यानी वो रोजाना 10 से 20 दहशतगर्दों को छोड़ता था, यही जो जमान, और वो अपने आप को जस्टिस का अब वो, उसको ये पता नहीं था, उस शख्स को ये रियलाइजेशन नहीं थी, वो क्या नाम था उसका, श्रेठ साहब, कि जी वो पाकिस्तान के लोगों को मरवाने की मदद कर रहा है। हम्म। ये कोई पना की बात नहीं होती, ये कोई आपके इलाके की बात नहीं होती, ये एक मुल्क की सिक्योरिटी की, या एक एक मुल्क जस्टिस भी छोड़ सिस्टम की दीजिए, बात है एक ये। शहर की सिक्योरिटी की बात थी। हम्म। उसकी वजह से इतनी दहशतगर्दी की वारदातें जितनी हो रही हैं इस वक्त केपीके में, सारा जिम्मेदार इसका वो शख्स है जो मर चुका है। आई अब रिमेम्बर इट वेरी वेल बिकॉज 400 दहशतगर्द थे तकरीबन जो छोड़े गए, थोड़े थोड़े जी कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे उसके जिम्मे है। ये बिल्कुल। सारे खून जो है उस जज के जिम्मे है जो मर चुका है। अब बात यह है कि एक तो ये एलिमेंट है, दूसरा आपने फरमाया कि हम जिन लोगों को छोड़ देते हैं, हम्म। अब उसमें छोड़ने के साथ साथ हम उनसे मुज़ाकरात भी करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात ये है कि हम जिस तरीके कार से ऑपरेशंस कर रहे थे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इनिशियली आप अगर देखिए तो पिछले कोई साल एक से या साल डेढ़ से, जब से आपने अफगान तालिबान आए हैं और अमेरिकन वहां से निकले हैं, उसके दौरान पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के ऑपरेशन बहुत चीदा चीदा हो गए थे। जी। इसलिए कि गालिबन जिन लोगों ने ऑपरेशन करवाने थे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे हुए थे, बाकी कामों में लगे हुए थे, तो वो भी लग्जिटी आई, वो हम्म। भी एक ब्रेकेज आया। आया बिल्कुल। तीसरी बात है, हमने अफगान तालिबान को लाने में मदद की। अफगान तालिबान ने कहा हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट देने के साथ कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी,
उन्होंने उन तमाम दहशतगर्दों को छोड़ दिया जो उनकी जेल में थे, जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तानी तालिबान से था, या अफगानी तालिबान, या पंजाबी तालिबान से था, या जमातुल अहरार से था, या पंजाबी तालिबान, या बाकी दहशतगर्द तंजीमों से था। तो उनके कौल और फेल में फर्क आपको यहाँ नजर आएगा। जब वो लोग छूटे तो उन्होंने अपनी वहां सेंचुरीज बना ली। अब हमने जब अफगान तालिबान के को वापस लाने के लिए नेगोशिएशन शुरू किए तो तालिबान की डिमांड आई कुछ लोगों को रिलीज कराने के लिए, जिनको हमने पकड़ के रखा हुआ था। कुछ का अमेरिकन ने प्रेशराइज किया, जैसे मुराद ब्रदर की आप बात करें, तो क्योंकि अमेरिकन का अपना इंटरेस्ट था। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो वो धकेल देते हैं, जहन्नुम में भेज देते हैं, अपने इंटरेस्ट को तरजीह देते हैं। और तो हम वैसे भी आपको पता है अपने इंटरेस्ट को हमने खुद गार्ड करना है ना। हम कितनी दफा ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि हम तालिबान की हेल्प करके या अमेरिकन की हेल्प करके एंड में फिर आइसोलेटेड होके किसी ना किसी प्रेशर में आके किसी दहशतगर्दी का शिकार हो रहे होते हैं। तो हाउ विल दिस एंड? ये तो दायरों का सफर है, इसमें तो हम इसी तरह घूमते रहेंगे। मेरी नजर में तो the type of the leadership you have, or the type of the leadership you had, which was not national motivated, majority of them are politically motivated or power hungry or self motivated। यानी अब देखिए ना, आपने जैसे कहा इंडिया को भी ले लें, हम हमेशा इंडिया के बारे में खड़े हो जाते हैं दुनिया में सबसे बड़े अमन के दाई बन के, कि जी हमसे बड़ा तो अमन चाहने वाला बंदा ही कोई नहीं है। शहबाज शरीफ आता है, वो बाकी चीजें बाद में कहता है, पहले कहता है कि मैं इंडिया को जाके जफ्फी मार लूं। बात यह कि जब आप अपने 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 इंटरेस्ट को न, आप किसी को इसको ब्लेम ना दें। ब्लेम हमारे अंदर और हमारी पर्सनैलिटी और हमारी थिंकिंग और हमारी पैसिव थिंकिंग के अंदर। पैसिव थिंकिंग ये है कि जी हम इससे पहले के दुश्मन हमें मारे हम खुद ही मर जाते, यानी हम अमेरिका से बड़े चमचे हो गए, हम अमेरिका से बड़े इंटरेस्टेड हो गए, और हम हर चीज पे गिवन करने के लिए तैयार होते हैं कि जी ये सोच के कि जी अगर हम गिवन नहीं करेंगे तो दुनिया कहेगी कि जी हम शायद अमन की तरफ नहीं जा रहे या पीस की तरफ नहीं जा रहे, या हम अपने आप को मजबूत करवाना, अपनी पावर को मजबूत करवाना। तो ये मल्टी फेसेटेड चीजें हैं जिसमें नेशनल इंटरेस्ट गायब होता है। और क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की आपकी प्रोटेक्शन नहीं होती और रियलाइजेशन नहीं होती कि इस चीज को लूज करने के आगे कितने आगे क्या क्या चीजें आएंगी, तो हम उन चीजों को चूंकि वैल्यूएट नहीं करते, तो वी आर ऑलरेडी रेडी टू गिव इन। अब जब आपने गिव इन नहीं किया था, मुझे जनरल ज़ियाउल-हक का एक इंटरव्यू याद है जो गालिबन मुझे उस इंटरव्यू का नाम भूल गया, जिसमें वो जनरल ज़ियाउल-हक को कह रहे होते हैं कि जी आपने एटम बम बनाया और आपने अमेरिका को भी धोखा दिया हुआ है और अब इंडिया को भी ऑफ बैलेंस रखना चाहते हैं। तो जनरल ज़ियाउल-हक उसको कहता है कि अगर हमने इंडिया को ऑफ बैलेंस मतलब है, हमें इंडिया ऑफ बैलेंस की जरूरत नहीं है, और अगर हमने एटम बम बनाया और अगर अमेरिका उस पर यकीन नहीं करता, दुनिया यकीन नहीं करती, तो ये तो हमारी फतह है, ये तो हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। और वो कहता है कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए हमें वो जो प्रेस्टीज है, जो नेशन की इज्जत होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो हर चीज से ज्यादा होती है। तो he had the courage to answer to that। हाँ, इस हद तक उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। बट एक आम आदमी के जहन में जो क्वेश्चन आता है ना ब्रिगेडियर साहब, वो ये आता है कि हमने सुना था कि फेंसिंग हो गई है बॉर्डर पे, और ये जो पूरा टाइम ये सब कुछ होता रहा है जिसमें अमेरिका वहां से निकला, हमने उनको हेल्प आउट किया, तालिबान की गवर्नमेंट बनी, हमारी फेंसिंग हुई, उसके बाद एक उम्मीद ये थी कि शायद इन्फिल्ट्रेशन उतनी तेजी से नहीं होगी, उतनी ज्यादा नहीं होगी, बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर होगी, तो इस हद तक हालात खराब नहीं होंगे। तो उस फेंसिंग का क्या बना? क्यों हम लोग वो वीडियोस देख रहे हैं कि वो उसको उतार के फेंक रहे हैं और वहां से उसी तरीके से स्मगलिंग भी हो रही है? खुद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी सारा आपका डॉलर जो है वो अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? अब आपने दो चीजें, एक तो फेंसिंग की बात की है, एक आपने स्मगलिंग की बात की है। फेंसिंग जहां जहां फेंसिंग हुई है वहां से तो आपकी स्मगलिंग या किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन रुक गई है। अब आपकी गुलाम खान चेक पोस्ट, अंगूर अड्डा, उसके इलाके से एक रूट है, एक रूट आपका जो है चमन के इलाके से ऑथराइज रूट है, एक जो है आपका तुरखम के रास्ते से ऑथराइज रूट है। और इनके ऊपर अफगानियों का आना या यहाँ से लोगों का जाना, अफगानियों का खास तौर पे जो इलाज कराने आते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अब वहां से ट्रक भी आते हैं, वहां से ट्रांसपोर्टेशन भी आ रही है, आपकी अफगानी ट्रांजिट ट्रेड भी चल रही है।
गुलाम खान से अभी भी आप जाके देखें तो वहां पे कोई, इवन पिछले दिनों वहां से मुझे याद है, मेरे एक दोस्त बता दी, वहां सरिया भी आया था जो ईरानी सरिया था, और उसके लिए वो हर किस्म की ल्यूक्रेटिव ऑफर्स भी कर रहे होते हैं कि वहां से चिलगोजा इतना आता है, जो अफगानिस्तान के अंदर से कंटेनर आते हैं चिलगोजा लेके, और वो 40-40 फुट के कंटेनर होते हैं, और वो आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए हर किस्म की रिश्वतें भी देते हैं, कहते हैं एक कंटेनर के ऊपर 1 करोड़ रुपया तो रिश्वत में की जाती है मुख्तलिफ अदारों को। अब ये तमाम चीजें तो ऑथराइज एंट्री पॉइंट्स हैं, जो जहां पे बाढ़ लग गई थी उस बाढ़ से एंट्री बंद हो गई, और उस बाढ़ से आपने देखा कि पिछले दिनों उस बाढ़ के ऊपर अगर फायर हुआ था तो वो ट्रांस फ्रंटियर यानी अफगानिस्तान के अंदर से बॉर्डर के ऊपर उसके ऊपर फायर किया गया था, और वहां से उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, काटने की कोशिश की थी। अब इस चीज को समझने की जरूरत है जुनैरा, और इसमें समझ की बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अफगान तालिबान मौजूद है। अभी तो अफगान तालिबान मौजूद है ना, जब अमेरिकन फोर्सेस वहां पे थी तो इस सारे बॉर्डर के इलाके में जब आपने फेंस लगाई है, नॉर्थ और साउथ वजिस्तान से ऊपर आप चले जाएं, बजोड़ तक चले जाएं, यहाँ अमेरिकन ने इनिशियली परसूट टीम्स रखी थी, जिसके अंदर कोई लोग जो थे वो बॉर्डर से पीछे 20 से 30 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए होते थे। तो यहाँ से अगर कोई ट्रांस फ्रंटियर कोई मूवमेंट होती थी, वो परसूट टीम चेक करती थी। दरमियान में जब उन्होंने वो परसूट टीम्स उठा ली और यहाँ पे बॉर्डर पे कोई बाढ़ नहीं थी, तो जितने दहशतगर्द इसमें ये अपना दावड़ के इलाके से लेके नॉर्थ वजिस्तान से लेके ऊपर तक जितने दहशतगर्दी की यहाँ वारदातें होती थी या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वो लड़ते थे, उनमें से जब वो बचते थे तो वो मोहम्मद के इलाके से, मोहम्मद रिज के इलाके से या इस इलाके से वापस अफगानिस्तान में चले जाया करते थे। जब वो परसूट टीम उठ गई थी तो उनको कोई चेक नहीं था। अभी वो चीजें जारी थी। अब पाकिस्तान फौज ने यहाँ पे जब बाढ़ लगाने की शुरू की तो वो मूवमेंट कम से कम चेक होगी। अगर उसके अंदर मूवमेंट होती भी है तो वहां पे चूंकि स्कैनर्स लगे हुए हैं और टीवी, तो वो डिटेक्ट हो जाती है। राइट वो अब लेकिन अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान मौजूद हैं, उन्होंने पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है दहशतगर्द ग्रुप्स को, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि दहशतगर्दी का मंबा जो है इस वक्त वो अफगानिस्तान के अंदर शिफ्ट हो गया, वो पाकिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान, और वहां से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ तरीक़ाकार के जरिए। उसमें लोग आप ट्रांजिट ट्रेड में भी आ सकते हैं, उसमें लोग जो है रोजाना बॉर्डर क्रॉस करके भी आते हैं। अफगानी कैंप अभी तक यहाँ चल रहे हैं, अफगानी यहाँ पे बिजनेस अभी तक करें, बहुत सारी चीजें। तो आर अब वी जहाँ बैक तक टू स्क्वायर वन? स्मगलिंग की बात है, आर वी बैक टू स्क्वायर वन? अगर इवेंचुअली अफगानिस्तान no, वही बन गया, we are not back to square one, बिकॉज आपकी जो बहुत सारी मूवमेंट बॉर्डर ट्रांस बॉर्डर के थ्रू होती थी, जहां पे कोई मार्क्ड प्रेजेंस नहीं थी, जहां पे कोई बाढ़ नहीं थी, जहां पे सिर्फ चेक पोस्टें थी, दरमियान का इलाका आपको पता है, ये इलाका जो है ये बहुत ट्रिचेरियस इलाका है, पहाड़ है, नाले, वो चेक हो गई है, वो चेक हो चुकी है। लेकिन जो ये जो रूट्स थे, इनके जरिए तो मुख्तलिफ कवर्स में लोग आते रहते ना, फिर यहाँ पे फैसिलिटेटर भी मौजूद है। फिर दरमियान में एक ऐसा पीरियड गुजरा जब आपने लीव पीरियड दिया उन लोगों को, वो लीव पीरियड वो था जब हम कहते कि हम अफगान तालिबान से हम उनसे जी मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अफगान तालिबान ने कहा हम पेट्रोल देंगे, आप मुज़ाकरात करें। उस मुज़ाकरात में किससे कर रहे थे, कोई इसका नतीजा नहीं निकला, उसके अंदर हक्कानी की भी और मुख्तलिफ रिपोर्टें आई। तो जब वहां पे मुज़ाकरात हो रहे थे तो वो ग्रुप्स अपने आप को वहां रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो अपना कमांड स्ट्रक्चर बना रहे थे, वो अपना फाइटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे, वो अपनी यहाँ पे फैसिलिटेटर्स को एक्टिवेट कर रहे थे, वहां यहाँ पे सॉफ्ट एरिया वो अपने जो उनके हाउसेज हैं या उनके लोग जो उनको हाउस करते उनको एक्टिवेट कर रहे थे। तो ये जो लीन पीरियड गुजरा, इसमें बहुत सारी चीजें ऊपर ऐसे ऐसे गई, जहाँ मुज़ाकरात के नाम पे इन ग्रुप्स ने अपने आप को इंटरएक्टिवली रीऑर्गेनाइज किया। और अब जो स्टेट आप देखते हैं या जो इसमें इंक्रीज है, उसके बाद फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि अमेरिकन जब गए वो बेताशा असला वहां पे छोड़ के गए, जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है।
यानी वो बल्कि अभी वो तक तो ये काउंट भी भी नहीं कहा हुआ जा है। रहा है, बल्कि एक दो रिपोर्ट्स में तो ये तक लिखा हुआ है कि जो अफगान नेशनल फोर्स थी उसमें जो ट्रेंड लोग थे और जिनको तालिबान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको रशिया यूज कर रहा है अब यूक्रेन वॉर में। ये तो मामला इतना फैल गया है, तो ये तो इतनी उन्होंने तो बड़ी। वॉलंटियर भी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने वॉलंटियर भी किया था, और कुछ लोगों एग्जैक्टली। ने जाके वहां पे ज्वाइन करके बाकायदा अपनी वीडियोस अपलोड की थी। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि बहुत सारा असला अफगानिस्तान से उस साइड पे भी जा रहा है, इन लेकिन पाकिस्तान के रियलिटी अंदर जिसकी बात यह है कि ये इतना फैला हुआ सब्जेक्ट है और आपकी जो एक्सपर्टीज है उसमें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप्स, इसको मैं किसी वक्त अलग से डिस्कस करना चाहूंगी। जो अगर इसको वाइंड अप की तरफ लेके जाएं तो मुझे ये बताएं कि क्या दहशतगर्दी कभी खत्म हो सकती है? बिकॉज हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भी आपको पता है हमेशा वक्तन फवक्तन हीट अप होता रहता है, और वेस्टर्न बॉर्डर की भी हम बात यही कर रहे हैं। और फिर जब वो अलाइन करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान तो फिर आपको पता है फिर हम एक और प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, ऊपर से यहाँ अमेरिका लैंड कर जाता है। इसका हल क्या है? इसका हल तो ये है कि पाकिस्तान में कोई वर्केबल, पाकिस्तान में कोई इफेक्टिव, पाकिस्तान में कोई विजनरी, पाकिस्तान में कोई परमानेंट गवर्नमेंट हो। हम इस वक्त जो हमने चीज पॉइंट आउट नहीं की ना, इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें आपके यहाँ हुकूमत कोई नहीं। पिछले एक साल से देयर इज नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, और जो गवर्नमेंट है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज और इतनी करप्ट है कि वो दुनिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। और अभी और तुरफा तमाशा हो गया, अभी ये होगा कि अभी आपकी केयर टेकर या निगरान हुकूमतें आ गई, उनकी तो वैसे कोई स्टेट कोई वो हो रही है। और पिछले साल से अभी आप देखिए ना, थोड़ा सा पिछले साल से थोड़ा पीछे जाए। अब मैं ये पर्सनैलिटी स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें पर्सनैलिटी या पार्टी स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। वन शुड थिंक रियलिस्टिकली। लेकिन अब आप रियलिस्टिकली एक साल से पहले के वाकयात देखेंगी तो आपको इतने दहशतगर्दी के वाकयात नजर नहीं आए। आइसोलेटेड वाकयात हुए। जो बलोचिस्तान में वाकयात होते हैं उनका कुछ और फोरम है, उनका कुछ और स्टाइल है, उनका कुछ और वो। आप हैरान होंगी जुनैरा ये सुन के, बलोचिस्तान का चूंकि नाम आया, तो बगराम एयर बेस पे जब अमेरिकन फोर्सेस थी या बाकी एयर बेसिस में, वहां जो लोग जाते थे, यानी उन्होंने जो आप कहते, जैसे आप विकेट पे अपना गूगल पे जाते हैं या आप वो वहां पे आप कहते हैं कोई आप किसी चीज में कंट्री की चॉइस देना चाहते हैं, तो वो आता है पाकिस्तान, इंडिया, ये वो, तो आप चूज करते हैं कि आप किस मुल्क से बुला। उन्होंने उस चॉइस में पाकिस्तान को एक कंट्री रखा हुआ था और बलूचिस्तान को दूसरा कंट्री रखा हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान और उसके नीचे बलूचिस्तान भी एक कंट्री का, ये उनकी थिंकिंग है। ये अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट यहां तक है, आप देखिए। तो उसका उसका ये जब आप आते हैं इस दहशतगर्दी की तरफ जो इस खित्ते में होती रही है, यानी जो ज्यादातर आपकी पंजाब के और सिंध में रही है, जो शुरू हुई थी जब वो लश्कर जंगवी, अगर उसकी तारीख में जाएंगे तो आपको फिर वो लश्कर जंगवी और सिपाही मोहम्मद उस दौर से भी गुजरना पड़ेगा जब मजहबी दहशतगर्दी शिया सुन्नी की शुरू हुई थी। वहीं से ये तमाम पौधे जो उस वक्त से लगे थे, ये जो आज पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं, तो वो जो चीजें थी उसमें हमें इस वक्त उस साल पहले इतने वाकयात आपको नजर नहीं आते, इसलिए कि एक हुकूमत थी जो चल रही थी। जब आपने उस हुकूमत को उठाया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को लेके आए जिसके अंदर सलाहियत ही कोई नहीं है, तो उन दहशतगर्दों को भी पता चल गया कि इस वक्त कोई कैपेसिटी नहीं है जिसके जरिए पाकिस्तान जो है कोई ऑपरेशन कर सकेगा या पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे किस तरह इस चीज को उठा सकेगा। तो अब जब ये चीजें आ गई, एक और चीज याद रखिएगा इस वक्त जो हो रही है, अमेरिकन बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को राइट है कि इट शुड गो आफ्टर द टेररिस्ट इन एनी वे। बिल्कुल। ये बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, मैं इस वक्त इनसे बल्कि बात बड़ा नहीं करना इनकरेज चाहता। कर रहे हैं, वो बहुत इनकरेज कर रहे हैं इसको। जी हाँ, वो किस चीज पे एम कर रहे हैं ये वो कल आपको बता देंगे। अभी हम सिर्फ परसेप्टिव तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी शायद हो सकता है कि इस वक्त जो उनका पुराना मंत्रा था, टू प्रोवाइड द बेसिस एंड टू स्ट्राइक द पीपल ओवर द फ्रॉम होराइजन एयर, ऑपरेशंस, अब उनको बूट्स जी ऑन द जी, वो ग्राउंड। अल्टीमेटली शायद इस पे आएंगे। तो ओके। मेरा मतलब ये है कि अगर आप आज इलेक्शन में जाएं, एक गवर्नमेंट, कैपेबल गवर्नमेंट लेके आए, लोग उस हुकूमत को चुने, उसके पीछे लोगों की विल हो और वो थ्रू दी पीपल आए, तो फिर आप मैं ये सोच सकती हैं कि पाकिस्तान ने पहले भी दहशतगर्दी पे काबू पाया था, जब एक चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, वर्केबल गवर्नमेंट थी और उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बैकिंग भी थी। तो अब भी पाकिस्तान इस किस्म की हुकूमत के होते हुए मुझे अफसोस है
दुख है कि ये चीजें होती रहेंगी और पाकिस्तान दो अभी बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। मेरा ख्याल मेरी नजर में है कोई 20 से 25 से ज्यादा ऑपरेशन है जो इन स्विंग है, और कुछ दहशतगर्दों को टैकल भी किया गया है, सवाबी में भी किया गया और बाकी जगहों पे भी किया गया। डेरा गाजी खान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। एक वो जिसको वो ISI के एक ऑफिसर को जो डेरा गाजी अपना खानेवाल में एक ऑफिसर को हिट किया था, वो बंदा पकड़ा गया है पारा चुनार के इलाके में। तो ये हो रहे हैं, ये ऑपरेशन जारी रहेंगे, लेकिन वो आपको मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल बैकिंग से आपको एक काफी ज़रबे अरब की टाइप के ऑपरेशन करने पड़ेंगे जब ये दहशतगर्द काबू आएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आपकी एक लोगों की चॉइस की हुकूमत जो है इलेक्शन के थ्रू, दैट शुड बी इन पावर। नेशनल रिजॉल्व के साथ जब हम इसके पीछे जाएंगे, जैसे पहले भी गए थे, तो इट इज डूएबल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने हमें दोबारा भी टाइम देना है क्योंकि ये जो पाक अफगान रिलेशनशिप है इस पे आपकी बड़ी ग्रिप है, और तालिबान के साथ मुस्तकबिल में, क्योंकि अगेन वी आर नेबर्स, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इनको हमने कैसे डील करना है इस पे आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।